हाँ जी, कैसे हैं आप लोग सभी? नए टॉपिक के साथ में अपन लोग डिस्कशन शुरू कर रहे हैं आज का। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये बोला था कि सर पीवाईक्यू के साथ में सॉल्यूशन के साथ में पीडीएफ मिल जाए। आपके लिए पीडीएफ अवेलेबल रहेगी। ये जो अपना टेलीग्राम चैनल है उसका मैं ज्वाइनिंग लिंक डालूंगा इसके अंदर, उस टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल रहेगी। आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसमें जो टॉपिक मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, सर्कुलर मोशन, सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन, है ना। 3 टॉपिक हैं और 3 टॉपिक के लगभग 32 या 33 क्वेश्चन हैं। आधे मैं आपको करवाऊंगा, तो आज तो आप कर नहीं पाएंगे, बचे हुए आधे आप अगले लेक्चर से पहले सॉल्व करके रखें, आपको भी पता लग जाएगा। मेरा रिव्यू इस टॉपिक पे ये है। टॉपिक पे क्वेश्चंस 3 टॉपिक में से 32 क्वेश्चन हैं लगभग 4-5 एग्जाम के अंदर। तो टॉपिक ठीक है अपने लिए, और जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस है वो ज़्यादा टफ नहीं है, मॉडरेटेड है। थोड़ा सा अगर आपकी कंसेप्चुअल अप्रोच है तो आप आराम से कर सकते हैं। ऐसा नहीं टॉपिक देख के घबराएं। बाकी तो देखो, एग्जाम अलग अलग एग्जाम्स में पैटर्न एग्जाम का हर साल चेंज हो भी सकता है, एज इट इज़ भी रह सकता है। बट ये एक पैटर्न होता है कि भी जो तैयारी होती है वो पीवाईक्यूज के बेसिस पे उसको बेस मान के करी जाती है, और बाकी अपना लक है कैसे क्या रहता है। ठीक है, चलो भाई, क्वेश्चन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन ध्यान से समझें सभी। शायद मैंने ये पिछली स्लाइड में आपको डिस्कस करवा दिया था, जहाँ तक मुझे थोड़ा ध्यान है। ठीक है, तो इसके अंदर अपने पास में जो अपने सॉल्व करने वाली कंडीशंस थी, तो सॉल्व करने वाली कंडीशंस के अंदर अपन लोग यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। बात सुनना सारे, देखो पहला क्वेश्चन क्या है। ये कह रहा है बॉल इज मेड टू यूनिफॉर्मली मूव ऑन ए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ, द वर्क डन बाय द एजेंसी प्रोवाइडिंग नेसेसरी फोर्स फॉर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन ऑफ द बॉल इज जीरो बिकॉज। देखो वहां थोड़ा सा ऐसे आया था कि कंप्लीट रिवॉल्यूशन में वर्क डन होगा कितना, तो अपन ने बोला था जीरो। इसने थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी, इसने चेंज करी कि जीरो होगा। तो क्यों होगा, क्या कारण है। ये कह रहा है द एवरेज फोर्स फॉर ईच रिवॉल्यूशन इज जीरो, देयर इज नो फ्रिक्शन। ठीक है भाई, the force is perpendicular to velocity of the ball throughout the motion, there is no gravitation force acting on the ball। अपन ये नहीं बोलेंगे, यहाँ पे जो सिंपल सा लॉजिक होता है वो ये होता है, जब थ्योरेटिकली अपन पढ़ते हैं, जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन में चल रहा होता है, तो मान लो किसी पॉइंट पे वेलोसिटी v है और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इसके सेंटर की ओर है। जब भी फोर्स और वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो पावर डिलीवर्ड जीरो होता है, एफ डॉट वी बराबर जीरो होता है। और पावर डिलीवर्ड अगर अपने पास में जीरो होगा तो अपन बोलते हैं पावर का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क ही होता है। इसका मतलब अपने पास में यहां से जो वर्क डन का वैल्यू आएगा, दैट वर्क डन विल बी जीरो। ये रीजन है इसका। तो ऑप्शन थर्ड जो होगा वो अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो जी क्वेश्चन नंबर 2 देखें। रोटेशनल मोशन से डिपेंड करता है, बेस्ड है। क्या टॉपिक है समझना, देखो ये कह रहा है ए कॉर्ड ऑफ नेग्लेजिबल मास इज वाउंड राउंड द रिम ऑफ ए फ्लाई व्हील। ठीक है, रस्सी जुड़ी हुई है, रस्सी 10 न्यूटन फोर्स दे रही है। द मास एंड डायमीटर ऑफ द फ्लाई व्हील आर 10 केजी एंड 20 सेंटीमीटर। देखो ध्यान देना, मास जो अपने पास है वो 10 केजी है और जो डायमीटर है वो 20 गिवन है, तो इसको मैं रेडियस को मान लेता हूं 10 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है भाई, रेडियस अपन ने 10 सेंटीमीटर मान लिया। नाउ द कॉर्ड इज पुल्ड डाउन स्ट्रिडली एज सॉन, मतलब इसको खींच रहे हैं अपन। व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द फ्लाई व्हील। अल्फा बताना है भाई, क्या बताना है, अल्फा। और अल्फा तो रोटेशनल मोशन का टर्म है, तो अपन एक काम करते हैं, जो अपने पास में बॉडी है ये फ्लाई व्हील जो होगा ये इसके अबाउट रोटेट करेगा। फ्लाई व्हील को डिस्क की तरह अपन मान सकते हैं, जैसे एफ बराबर एम ए है वैसे टॉर्क बराबर आई अल्फा होता है। तो अपन इस एक्सिस के अबाउट इस वाले फोर्स का अगर मैं टॉर्क निकालूं तो टॉर्क इक्वल टू आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, अपन लोग सब जानते हैं। बोलो आर परपेंडिकुलर कितना आएगा भाई, 10 सेंटीमीटर है, इंटू 10 टू दी पावर -2 मीटर आ गया। और एफ का वैल्यू अपने पास में 10 है, तो अपने ये जो टॉर्क का वैल्यू आएगा ये, अगर अपन बोलेंगे 100 10 टू दी पावर -2, तो अपन लोग बोल देंगे 1 न्यूटन मीटर के बराबर है। टॉर्क आ गया, ठीक है। अब इस टॉर्क को अपन कैलकुलेट करते हैं टॉर्क बराबर आई अल्फा से। टॉर्क बराबर आई अल्फा, तो अल्फा का वैल्यू मेरे पास में आएगा टॉर्क अपॉन आई। टॉर्क का वैल्यू था 1, और जो आई अपने पास होता है वो होता है एम आर स्क्वायर बाई 2, तो मैं लिखूंगा 10 एम हो गया। आर स्क्वायर लिखेंगे तो अपने पास में इसको मैं लिख सकता हूं 100 इंटू 10 टू दी पावर -4 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 अपने पास चला जाएगा ऊपर। तो यहां से जो वैल्यू अपने पास में बचेगी वो 1000 इंटू 10 टू दी पावर -4, मतलब 10 टू दी पावर -1, ये ऊपर जाएगा तो 20 हो जाएगा। तो अल्फा का यूनिट जो मेरे पास में आएगा
वो आएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। हालांकि देखो रेडियन सप्लीमेंट्री यूनिट होता है, इसलिए इसमें आंसर दे दिया अपने को 20 सेकेंड टू द पावर -2। क्लियर बात है? रोटेशनल मोशन का प्रॉब्लम है, बेसिक प्रॉब्लम है। टॉर्क निकालना आता है तो टॉर्क बराबर आई अल्फा से अपन लोग किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? अल्फा। और आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी बॉडी का, उसके रोटेशनल एक्सिस के अबाउट होता है। कौन से एक्सिस के अबाउट होता है? रोटेशनल एक्सिस के अबाउट। ठीक है भाई, चलो। हाँ भाई, एज पर डिमांड मैं आपको एक और बता देता हूं। ये केवीएस, एनवीएस और ईएमआरएस के पीवाईक्यूज कंप्लीट होने के बाद आरपीएससी के भी आपको पीवाईक्यूज सॉल्यूशन जो है, हो सकता है पूरे डालें, लेकिन ये जो 11th-12th के कंटेंट से रिलेटेड है ये तो 100% डालेंगे। ठीक है, जो भी प्रीवियस पेपर हुए हैं उनका डिटेल्ड सॉल्यूशन एक्सप्लेन करके बाकायदा बाईलिंगुअल इंग्लिश हिंदी। इसमें तो मैंने जनरली इंग्लिश ऐसे ले लिया कि मोस्ट ऑफ जो क्राउड है वो आपका इंग्लिश मीडियम को ही प्रेफरेंस देता है, ये रीजन है इसका। ठीक है, चलो जी, क्वेश्चन नंबर है 3 अपना। 3 सिंपल क्वेश्चन है, क्या कह रहा है देखो ध्यान दो। स्मॉल बॉल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड v इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r। इफ t इज द टाइम पीरियड ऑफ इट्स मोशन, इट्स एक्सेलरेशन इज गिवन बाय। देखो यूनिफॉर्म स्पीड से चलता है तो यूनिफॉर्म स्पीड में केवल और केवल एक ही एक्सेलरेशन काम करेगा, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। और जो अपने पास में इस AC का वैल्यू होता है वो ओमेगा स्क्वायर r के बराबर होता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया भाई। तो और ओमेगा जो अपन लोग बोलते हैं उस ओमेगा का वैल्यू होता है 2π/t। और टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अपने को t गिवन है, तो अगर मान लो अपन यहां से लिखना चाहें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्या आएगा? 2π/t का होल स्क्वायर, 2π/t का होल स्क्वायर। और इनटू में अपने पास में कौन आ जाएगा? r आ जाएगा। तो ऐसा अपने पास में एक ही ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर है फर्स्ट। बेसिक सवाल है, सोचो एग्जाम्स में, सेंट्रल पीजीटी लेवल की एग्जाम्स में बेसिक सवाल पूछा, फॉर्मूला बेस्ड। लेकिन ये क्वेश्चंस भीड़ से अपने को अलग नहीं करते हैं, ये सभी करके आते हैं, 9th क्लास का बच्चा भी कर देगा। ठीक है जी, चलो क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से समझें। ये कह रहा है टू बॉडीज ए एंड बी, मासेस गिवन है 10 kg और 2 kg गिवन है, रेस्पेक्टिवली आर मूविंग इन स्पेस। ठीक है, देयर पोजीशंस आर चेंजिंग विद टाइम एज। इनकी पोजीशंस में बदलाव ऐसे आ रहा है, ये टी का फंक्शन है, देखो आगे टी मेंशन है ना, इसकी पोजीशन में बदलाव भी टी के साथ इस प्रकार से आ रहा है। तो ये कह रहा है द सिंबल्स कैरी देयर यूजुअल मीनिंग्स, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालते हैं तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने का सिंपल तरीका होता है, अपन जैसा कि जानते हैं, जो मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है वो पार्टिकल नंबर 1 और पार्टिकल नंबर 2, अपन बोलेंगे m वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, दिस इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस का मेरे पास आएगा m2 और v2। अब ध्यान दो, v1 और v2 क्या है? दोनों पार्टिकल्स की वेलोसिटीज है। और वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन होता है। और रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन निकालोगे तो सबसे पहले वाले पार्टिकल की वेलोसिटी निकाल रहा हूं मैं v1 बराबर, ये मेरे पास में आ जाएगा dr1/dt। और जैसा कि सीधा सीधा दिख रहा है टी का टी के रेस्पेक्ट में 1 होगा, तो वेलोसिटी सीधा यही आ जाएगा जो इसका वैल्यू गिवन है, 5i कैप माइनस का 7j कैप माइनस का 3k कैप। और ऐसे ही जो वेलोसिटी का सेकंड वेक्टर आएगा सेकंड पार्टिकल का, उसको भी मैं लिख सकता हूं माइनस का 13i कैप प्लस का 35j कैप माइनस का 9k कैप। ठीक है, इन वैल्यूज को अगर अपन कैलकुलेट करें तो देखो टोटल मास ऑफ द सिस्टम कितना है? 10 + 2 12 है ये तो। ठीक है भाई, और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अपॉन में m ले लेंगे, पहले ये लिख लेते हैं। m1 कितना है अपने पास? m1 है 10। v1 कितना है? v1 वेक्टर अपन लोग लिखेंगे 5i कैप, ठीक है, 7j कैप माइनस 3k कैप। तो इसको एक काम करते हैं 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 50i कैप। ठीक है भाई, माइनस का 70j कैप, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में माइनस का 30k कैप, ठीक है, प्लस m2 जो अपने पास में है, m2 का वैल्यू है 2 kg। इससे अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो -26 आ जाएगा, -26i कैप। इसके बाद में अगर करेंगे तो ये +70 जे कैप आ जाएगा। उसके बाद में करेंगे तो माइनस का 18 के कैप आ जाएगा, और टोटल डिवाइडेड बाय टोटल मास है 12। तो देखो भाई अपने पास में जे कैप कंपोनेंट तो कैंसिल आउट ही हो गया। इसका मतलब देखो ये दोनों ऑप्शंस तो अपने पास में पॉसिबल नहीं, ये तो आएंगे नहीं। इनको चेक कर लेते हैं, जो 50 - 26 है, इसको अगर अपन लिखेंगे तो ये 24 आई कैप आएगा, और 24 में 12 का डिवाइड करूंगा तो 2 आएगा। बिल्कुल सही बात है। तो ऐसा देखो ये तो बन नहीं पाएगा, तीसरा ऑप्शन नंबर बन जाएगा 4th अपने। पूरा आगे सोल्व करके देखने की आवश्यकता नहीं है, ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का प्रॉब्लम है। ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट कंडीशन, क्वेश्चन नंबर 4, समझे ध्यान से देखो। फ्लाई व्हील विच इज रोटेटिंग इनिशियली हैज एन एंगुलर स्पीड ऑफ 18 रेडियन पर सेकंड, मतलब ओमेगा नॉट मान लेते हैं।
इट इज ब्रॉट डाउन टू रेस्ट एट ए रेट ऑफ 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये अल्फा है, अल्फा का वैल्यू 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर है और इसको रेस्ट पे लाया गया, इसका मतलब रिटार्ड किया गया। और रिटार्ड किया गया तो मैं रुकने का टाइम निकाल लेता हूं। एक्चुअल में ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट माइनस अल्फा टी, माइनस इसलिए कि रिटार्ड हो रहा है, फाइनल ओमेगा 0 है, टी का वैल्यू आएगा ओमेगा नॉट बाई अल्फा। बोलो ओमेगा नॉट कितना है भाई, ओमेगा नॉट तो 18 था, अल्फा का वैल्यू कितना था अपने पास में 2 था, तो टी का वैल्यू आ गया 9 सेकेंड। चलो बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन क्या है, देखो बात सुनना, व्हाट इज द एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ, एप्रोप्रिएट का मतलब अप्रोक्सीमेट में चल जाएगा काम, नंबर ऑफ टर्न्स द व्हील फ्लाई व्हील माइट हैव मेड बिफोर इट्स स्टॉप। मतलब कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है, इसको आपको ये बताना है रुकने से पहले कितने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कंप्लीट कर लेगा। अपन एक बहुत बढ़िया से बात जानते हैं, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के दौरान जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आता है वो 2 पाई आता है। इसका मतलब अगर n रिवॉल्यूशन करेगा तो n टाइम्स ऑफ 2 पाई आएगा। और जैसा कि सर्कुलर मोशन है और अल्फा कांस्टेंट है, तो मैं ये बोल सकता हूं थीटा बराबर ओमेगा नॉट टी माइनस का 1/2 अल्फा टी स्क्वायर, माइनस इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि रिटार्डेशन है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अब इस थीटा को क्या लिखें, देखो 2 पाई को मैं n से मल्टीप्लाई कर देता हूं, n कौन है यहाँ पर, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन है। ओमेगा नॉट बताओ कितना है, 18 है, इनटू में टी का वैल्यू कितना है बताओ 9, माइनस 1/2, अल्फा का वैल्यू कितना अपने पास में 2 है, और ये मेरे पास आ जाएगा 9 का स्क्वायर। ठीक है भाई, तो ये मेरे पास कैंसिल आउट हो गया, तो ये 81 टाइम्स हो गया। इसको अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो ये अपने पास में वैल्यू आ जाएगा इसका, ये वैसे तो 180 होता है, तो अपने पास में 171 आ जाएगा। ये आएगा क्या, एक मिनट, 171 नहीं सॉरी 2, 162 सॉरी 162 माइनस का यहां से आ जाएगा 81। तो मैं अगर मान लो n का वैल्यू निकालूंगा यहां से, तो n का वैल्यू निकालूंगा तो 81 डिवाइडेड बाई 2 पाई आएगा। बोलो क्लियर। और 81 में अगर अपन 2 पाई का डिवाइड करते हैं तो अपने पास एक सुटेबल इसका आंसर निकल जाएगा। और 81 में 2 पाई का, एक मिनट रुको भाई, 81 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3.14, तो अपने पास 3.14, और ये आ जाएगी वैल्यू अपने पास में 81 है, 12.89 आ रहा है ना वैल्यू, 12.89 आ रहा है सॉल्व करने पर। बट आंसर अपने को क्या पूछा है बताओ, एप्रोप्रिएट आंसर पूछा है। इसका मतलब आंसर अपने पास में कौन हो जाएगा, 13 रिवॉल्यूशन। मैंने कैलकुलेट इसलिए कर दिया थोड़ा ताकि टाइम बचे आपका। ठीक है जी, कंसेप्ट आपको शायद समझ आ गया होगा। पहले स्टॉपिंग टाइम निकाल लिया, स्टॉपिंग टाइम निकालने के बाद में अपन ये चेक कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कितना होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान दें सभी, शायद मेरे हिसाब से शुरुआत से तो ऐसे लग रहा है वैसा सही क्वेश्चन है। A light inextensible cord is wound round the rim of a frictionless pulley of mass 10 kg। चलो अभी बहुत बढ़िया, m का वैल्यू मेरे पास में 10 kg गिवन है, एंड रेडियस 15 सेंटीमीटर। चलो भाई रेडियस भी दे दिया 15 सेंटीमीटर, माउंटेड ऑन ए हॉरिजॉन्टल एक्सिस विद फ्रिक्शनलेस बेयरिंग्स, द फ्री एंड ऑफ द कॉर्ड इज पुल्ड बाय ए स्टडी फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। भाई वैसा सही सवाल है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, सबसे पहले टॉर्क निकालो, टॉर्क को आई अल्फा लिख दो, और अल्फा का वैल्यू मेरे पास में आ जाएगा टॉर्क अपॉन आई के बराबर। आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे, मैं वेट ऐसे देखता हूं कि कौन इसमें कमेंट पुट करता है, और शायद आपको इंटरेस्टली पुट करना भी चाहिए, ताकि आपका इंटरेस्ट बनेगा तो इधर से ज़्यादा इंटरेस्ट बनेगा और कंटेंट पे काम करेंगे। चलो जी, क्वेश्चन नंबर है 7, ध्यान से समझो। ये कह रहा है स्मॉल स्फेयर ऑफ मास, मास गिवन है भाई 0.3 kg गिवन है। चलो बहुत बढ़िया, अटैच टू ए फिक्स्ड सपोर्ट थ्रू ए लाइट कॉर्ड ऑफ लाइन। चलो भाई लेंथ भी गिवन है 0.9 मीटर गिवन है। द स्फेयर इज हेल्ड हॉरिजॉन्टली एज सॉन इन फिगर। चलो भाई पहले इसको यहां पे रखा गया है। The sphere is released, the tension in the cord at the lowest point of the spherical path is। मैं कह रहा हूं लोएस्ट पॉइंट पे, यहां पे अपने को इसके लिए जो कैलकुलेट करना है, द टेंशन कैलकुलेट करना है। तो देखो टेंशन निकालने के लिए क्या होगा, mg नीचे टेंशन ऊपर, तो फॉर्मूला बनेगा T माइनस एम जी बराबर, यहां कोई भी स्पीड आया होगा तो नेट फोर्स इसको सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, तो मैं बोलूंगा एम वी स्क्वायर बटा आर। तो T का वैल्यू मेरे पास में आएगा एम जी प्लस में एम वी स्क्वायर बाय आर। ये लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन का वैल्यू होता है। ठीक है भाई, mg करेंगे तो देखो ये आ जाएगा अपने पास में 3, प्लस में m का वैल्यू दोबारा से वही लिख रहा हूं मैं 0.3, और v की जो वैल्यू है उस v की वैल्यू को यहां से यहां तक लिखा जा सकता है v स्क्वायर बराबर 2gh।
और h यहां पर होगा रेडियस। और इस वैल्यू को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 10, और h का वैल्यू r के बराबर है, तो r मेरे पास में 0.9 है, ये बन जाएगा 9, 9 गुणा 2 कितना हो गया 18, तो अपन लोग बोल सकते हैं 18 डिवाइडेड बाय, तो मेरे पास में ये वैल्यू होगा, ये 0.9 होगा, तो ये कैंसिल आउट होगा, 2 बार बचेगा, ये अपने पास में जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू मैंने सही से सॉल्व किया है क्या, देखना रे भाई देखना, वैल्यू 3 बार चला जाएगा, सॉरी 2 बार नहीं 3 बार, 3 बार जाएगा, तो ये अपने पास में वैल्यू आ जाएगा 6। ठीक है भाई, 6 + 3 बोलो कितना हो गया 9, तो 9 के अप्रोक्सीमेट आंसर कौन सा आ रहा है, फोर्थ वाला आ रहा है, तो आंसर आ जाएगा 8.82 न्यूटन के बराबर। क्लियर, समझ आ गई होगी बात शायद। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखो बात सुनो। ये कह रहा है ऑब्जेक्ट ऑफ मास 0.8 kg, मास गिवन है 0.8 kg के बराबर, एक्स वाई प्लेन, टी का वैल्यू 1 सेकेंड है, इट्स वेलोसिटी इज, चलो भाई वेलोसिटी गिवन है, एंड एट द t इक्वल टू 5 इट्स वेलोसिटी बिकम्स, वेलोसिटी ये भी गिवन है, द वर्क डन ऑन द पार्टिकल ड्यूरिंग द पीरियड इज, देखो वेलोसिटीज गिवन है, मास गिवन है, आपको वर्क डन निकालना है, वर्क डन निकालने का बड़ा सिंपल फॉर्मेट है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल दो, तो मैं यहां से वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा, तो 1/2 m इंटू यहां पर आएगा v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर, बट दिस इज नॉट द वेलोसिटी, इट इज स्पीड, ये स्पीड है, और स्पीड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट पे, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी निकालोगे तो सबसे पहले वाला जो आएगा वो आएगा √36 + 9 दे दोगे √45, अगर स्क्वायर करोगे तो अपने पास में 45 ही आ जाएगा, चलो भी बहुत बढ़िया, तो 1/2 इंटू में 0.8, यहां बन जाएगा 45 माइनस, बोलो v अपने, सॉरी ये कौन सा था, फाइन इनिशियल था यार ये तो, ओके इनिशियल, इसका फाइनल निकालो 5 सेकंड पे, ये आ जाएगा रूट में 4 प्लस में आएगा 16, 16 और 4 कितना हो गया 20, √20 स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा 20, और ये वाला आ गया था 45, तो अपने पास में इन दोनों का डिफरेंस बचेगा 25, ये हो गया अपने पास में 0.4, तो यहां से माइनस का 25 इंटू 0.4, तो ये मेरे पास में -10 जूल के बराबर आ जाएगा, तो अपने पास ये ऑप्शन बचेगा, कौन से वाला ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन। आई होप कि समझ आई होगी बात, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट पे अपन डिस्कशन करते हैं, क्वेश्चन नंबर मेरे पास में है 9, ध्यान से सुनो भाई। ये बोल रहे थे द मिनिमम हॉरिजॉन्टल स्पीड गिवन टू द बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ एल टू डिस्क्राइब ए कंप्लीट सर्कल शुड बी, शायद मेमोरी बेस्ड आपको ये बात याद होगी, हालांकि एक बढ़िया टॉपिक है वर्टिकल सर्कुलर मोशन का, तो उसमें लोएस्ट पॉइंट पे अपन लोग अगर ध्यान हो तो एक स्पीड निकालते हैं, और उस स्पीड का वैल्यू जो आता है वो अगर v ग्रेटर देन और इक्वल टू √5gr होता है, तो ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन को कंप्लीट कर लेता है। अदरवाइज सर्कुलर मोशन की बहुत सारी कंडीशन बनती हैं, 3-4 कंडीशंस क्या बनती हैं, √2gl तक बनता है, 3gl पे क्या होगा, 5gr पे क्या होगा, कंडीशंस ऑफ लिविंग द वर्टिकल सर्कल भी होता है, बहुत सारी बातें होती हैं, तो अपने इसको केवल बेसिक सवाल पूछा है, तो अपने पास ऑप्शन आ जाएगा, बोलो कौन सा, √5g, r का वैल्यू l के बराबर है, तो अपन लोग बोलेंगे 5g/l/2, और इसमें बहुत अच्छा सवाल बनता है, आप लोग खुद से ट्राई कर लेना, कंडीशन ऑफ लिविंग द वर्टिकल सर्कल, ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार गति को पार्टिकल के छोड़ने की क्या कंडीशन होती है, तो वहां पे अपन पढ़ते भी हैं कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन को लीव करने का मतलब स्पीड जीरो नहीं होता है, टेंशन जीरो होता है, और ऐसा जहां से अपन छोड़ते हैं सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर थीटा वीटा अपन सब निकालते हैं, चलो डिटेल की बातें बाद की बातें हो, तो ठीक है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर मैं डिस्कस कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान से सुनो भाई, क्या मामला है। ये कह रहा है टू बॉडीज एक्स एंड वाई हैव मासेस m एंड m रेस्पेक्टिवली, चलो हैवी बॉडी m मास की है ऐसे मान, ये वाला m है और m का वैल्यू m से ज्यादा है, एक दूसरे से d डिस्टेंस पर है, और अपने को ये बात पता है कि जो सेंटर ऑफ मास होता है जो अपने पास होता है वो हमेशा हैवियर ऑब्जेक्ट की साइड होता है, ये कंडीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है भाई। ये कह रहा है इक्वल फोर्सेस इज अप्लाइड टू देम सो दैट दे अप्रोचेज ईच अदर, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, द पोजीशन वेयर दे हिट ईच अदर इज, देखो क्या कह रहा है, तब इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगेंगे तो सिस्टम पर एफ नेट जीरो आएगा, और एफ नेट जीरो आने का मतलब होता है लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम जो होता है ना वो कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है, और कंजर्व रहने का मतलब होता है जो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास,
सिस्टम का मतलब मोर देन वन पार्टिकल इसमें इन्वॉल्व है, तो सभी पार्टिकल्स मिलकर के सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम बनाते हैं। और इनिशियली तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है, तो हमेशा ही ये रेस्ट पे रहेगा, चाहे मासेस मूव कर जाएं, तो सेंटर ऑफ मास तो यही रहेगा। इसके रेस्पेक्ट में अगर मैं इसको खिसकाऊंगा तो ये ज्यादा खिसकेगा, क्योंकि m1 x1 बराबर होगा -m2 x2, मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट खिसकेंगे, जो हल्का होगा उसको ज्यादा चलाना पड़ेगा। कुल मिला के बात ये है कि ये दोनों एक साथ अगर पहुंचेंगे तो इस वाले पॉइंट पे एक साथ पहुंचेंगे, और सेंटर ऑफ मास इनका शिफ्ट नहीं होगा, ऑब्जेक्ट शिफ्ट होते हुए आएंगे, सेंटर ऑफ मास यहीं पे रहेगा। इसका मतलब कोलिजन जो होगा वो इस सेंटर ऑफ मास की पोजीशन पे आकर होगा, और कोलिजन जो होगा इसका मतलब कौन से वाले ऑब्जेक्ट की तरफ है, हैवियर ऑब्जेक्ट की तरफ है। कौन से वाले की तरफ है, हैवियर, इसका मतलब नियर बाय कैपिटल एम होगा, तो अपन लोग बोल सकते हैं नियर बाय टू एक्स, ऐसे अपन मान, ठीक है, नियर बाय टू एक्स हो सकता है। क्योंकि देखो बात सुन लो, सिस्टम एफ नेट जीरो होता है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, और सिस्टम का लीनियर मोमेंटम जो होता है वो लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है। और कंजर्वेशन का मतलब ये है, अगर सेंटर ऑफ मास पहले रेस्ट पर है तो बाद में भी रेस्ट पे रहेगा। पार्टिकल्स मोशन कर सकते हैं, पार्टिकल्स मोशन कर सकते हैं, उनकी पोजीशंस में बदलाव आ सकता है, उनकी वेलोसिटीज में चेंज आ सकता है, बट उनका नेट हमेशा वही रहेगा जो इनिशियल था। और इनिशियली सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम कितना है भाई साहब, जीरो है, तो ये हमेशा ही जीरो बना रहेगा। क्लियर, चलो जी, बहुत बढ़िया बात। नेक्स्ट देखो, बिल्कुल बेसिक सवाल पूछा है, इससे ज्यादा आसान क्या हो सकता है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स एंड एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ, बोलो कितना होता है, ml²/3 होता है। आप डेराइव करना चाहो डेराइव कर लो, चलो अभी थिन रोड है ऐसे मान लेते हैं, यहाँ के अबाउट निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और यहाँ जो मास फैला हुआ है वो मास कहाँ पे फैला हुआ है, एल लेंथ पे फैला हुआ है, तो मास डेंसिटी आएगा लेमडा इज इक्वल्स टू m/l। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन ने पढ़ा हुआ होता है, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है I बराबर mr², और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो पॉइंट मास का है, बट यहाँ तो डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, तो अपना काम क्या करता है, एलिमेंट्री मास मानो। एलिमेंट्री मास मानोगे तो यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे मानोगे, एक्स पे मानोगे, मैंने एक लेंथ एलिमेंट लिया dx, dx का मास बताओ भाई कितना है, dm है, dm का वैल्यू बोलो क्या आएगा, m/l इंटू dx, लेमडा dx लिख सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। अब इस मास का यहाँ के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, डी आई इज इक्वल्स टू डी एम इंटू x²। अच्छा, इसका मतलब ऐसे एक पार्टिकल हैं या बहुत सारे पार्टिकल हैं, बताओ बहुत सारे पार्टिकल हैं, तो सभी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकालने का मतलब है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो स्केलर क्वांटिटी है, इसका मतलब सभी को एल्जेब्रिकली ऐड कर देंगे। एल्जेब्रिकली ऐड करने का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेट करना। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे पास आ जाएगा m/l, और ये x² dx का मतलब है, इसको अपन कर देंगे x³/3, तो ये अपने पास में इससे शायद आ गया होगा, ml²/3 इसका करेक्ट आंसर है। मेमोरी बेस्ड भी अगर पहले बहुत ढंग से याद करा हुआ होता है तो कोई इसमें ज्यादा सोल्व करने की आवश्यकता नहीं। क्वेश्चन नंबर है 12, चलो भाई बहुत बढ़िया, देखो क्या कह रहा है, फ्लाई व्हील हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 kg मीटर स्क्वायर। चलो भाई, फ्लाई व्हील बहुत बार बार आ रहा है, इसलिए टॉर्क बराबर आई अल्फा की प्रॉब्लम पढ़ लेना, और मैं कह रहा हूँ इस फ्लाई व्हील के साथ साथ रोड का भी पढ़ लेना, कोई रोड है रिलीज कर दी उसका क्या होगा, ऐसे ये लॉजिक पढ़ लेना, कंसेप्ट पढ़ लेना, और जो कंसेप्ट रिपीटेड आ रहा है इस पे फोकस करना अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है। चलो भाई, अबाउट इट्स एक्सिस रोटेट्स एट 50 rpm, अबाउट दिस एक्सिस द टॉर्क दैट कैन स्टॉप द व्हील इन 1 मिनट। देखो टॉर्क पूछा है, टॉर्क पूछा है, 1 मिनट में पूछा है, इसका मतलब रुकने का टाइम 1 मिनट है, रुकने का टाइम 1 मिनट। और टॉर्क पूछा है तो टॉर्क अपन एक ही बात जानते हैं, आई अल्फा होता है। और रुकने का टाइम मैं आपको बता चुका, बोलो रुकने का टाइम क्या होता है, डेल्टा टी बराबर ओमेगा नोट बाई अल्फा, बोलो ओमेगा नोट कितना है, 50 rpm है, इसका मतलब बोलूंगा 50 इंटू 2 पाई रेडियन पर मिनट, मिनट बोल देता हूं भाई मैं। और पहले से मेरे पास में टाइम का वैल्यू जो अपने पास अल्फा था, इस अल्फा का वैल्यू तो अपने को कैलकुलेट करना है, टी का वैल्यू मेरे पास में 1 मिनट है, तो अल्फा का वैल्यू आ जाएगा 100 पाई रेडियन अपॉन में मिनट स्क्वायर। इसको अगर मैं कन्वर्ट करूंगा मिनट स्क्वायर को, तो अपने पास में अल्फा बराबर 100 पाई डिवाइडेड बाय, ये कन्वर्ट हो जाएगा मिनट को, अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो 1 मिनट 60 सेकंड, तो 3600 आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया, बोलो कौन बटा, पाई/36, ये रेडियन पर सेकंड स्क्वायर हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, टॉर्क,
बोलो टॉर्क बराबर क्या होता है भाई? टॉर्क बराबर तो आई अल्फा होता है। सर आई कितना है? सर आई का वैल्यू तो 2 है। अल्फा का वैल्यू कितना है? पाई बटा 36 है। तो मैं बोलूंगा इसका वैल्यू मेरे पास में आ गया पाई अपॉन 18 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। टॉर्क पूछा है तो न्यूटन मीटर हो गया फोर्थ। ओके जी। बहुत शिद्दत से पढ़ाते पढ़ाते भी हैं आपको क्लासेस के दौरान जब भी ये चलता है। तो बहुत, हालांकि जो क्लास में अपन पढ़ते हैं उसकी तुलना में तो शायद हो सकता है आपको बहुत ही मामूली सा सवाल लग रहा होगा, क्योंकि टॉर्क बराबर आई अल्फा पे कम से कम भी 3-4 लेक्चर आराम से, जहां तक मेरे को पता है, मैं निकालता हूँ। ठीक है, चलो भाई, क्वेश्चन नंबर है 13। ये कह रहा है द रेडियस ऑफ डायरेक्शन ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एल अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास इज। देखो बात सुनना ध्यान से। रोड का एक एंड के अबाउट तो अपने को पता था। बोलो यहाँ क्या होता है? एम एल स्क्वायर बाई 3। और पैरेलल एक्सिस थ्योरम से अपन इसको यहाँ के अबाउट भी निकाल सकते हैं। तो ये वैल्यू होता है मेरे पास में एम एल स्क्वायर बटे 12। और किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन ने जो लिया, और अगर मैं इसका रेडियस ऑफ जायरेशन निकालूं तो इसका क्या मतलब होता है ध्यान दो। जैसे मान लो रोड का मास एम रहा होगा, अगर इतने ही मास का कोई पार्टिकल होता, जितना मास इस रोड का है, अगर कोई पार्टिकल होता, तो इस पार्टिकल को इसी एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे रखा जाना चाहिए ताकि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये इस रोड का इस एक्सिस के अबाउट के बराबर आ जाए। सुन लो, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर बटे 12। अगर मैं इस रोड के मास जितना एक पार्टिकल मास मान लूं और उस मास को इस एक्सिस से किसी डिस्टेंस पे रखूं, तो डिस्टेंस पे रखने का मतलब हो गया के आ गया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका पार्टिकल का बना एम के स्क्वायर और उस रोटेटिंग बॉडी का था एम एल स्क्वायर बटे 12। तो मैं लिख दूंगा यहां से के का वैल्यू एल बाई रूट 12 का मतलब इस डिस्टेंस पे इतने ही मास का पार्टिकल मानेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आएगा। इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन। क्या बोलते हैं इसको? रेडियस ऑफ जायरेशन। तो जी बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14। क्या बोला गया, ध्यान देना। ये कह रहा है सर्कुलर डिस्क है जिसका एक्स है, रेडियस आर है, मेड फ्रॉम एन आयरन प्लेट ऑफ थिकनेस टी। चलो भाई, टी के बराबर है तो देखो डिस्क का अपन लोग द रिलेशन बिटवीन मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया आई एक्स एंड आई वाई दो दे रखिए। पहले मैं एक जनरल सी बात कर लूं, दूसरी डिस्क अपने पास वाई है, रेडियस इसका 4r है और थिकनेस इसका t/4 है। चलो भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला बोलो पहले तो। एम आर स्क्वायर बाई 2। यस सर, एम आर स्क्वायर बाई 2 तो वैसे भी सेम है। मास की बात करें तो मास इक्वल टू होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। क्या होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं एक्स वाले का निकालूं तो देखो प्लेट ऐसे है, ये इसकी थिकनेस है, थिकनेस इसका टी है, रेडियस इसका आर है, वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर इंटू टी। पाई आर स्क्वायर इंटू टी, डेंसिटी ऑफ आयरन मान लेता हूं रो, और इंटू में मेरे पास में रेडियस है इसका आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, मेरे पास में थिकनेस टी था और रेडियस आर था, डिवाइडेड बाई 2। अच्छा भाई वाई वाला बताओ। पाई इंटू 4r² इंटू t/4। कितना है? t/4, यही तो हुआ। पाई इंटू 4r² इंटू t/4, और इंटू में ये तो रो है, और साथ में अपने पास में ये आर स्क्वायर और आ गया। तो अपने पास में आर स्क्वायर होगा तो एम आर स्क्वायर लेते हैं, तो यहां से मेरे पास में वैल्यू आ जाएगा 4r² के बराबर। दोबारा आ गया एम आर स्क्वायर है, देखो ये तो मास कैलकुलेट किया अपने, ठीक है। तो यहां से मेरे पास में वैल्यू आ जाएगा 4r का होल स्क्वायर बटे में आ जाएगा 2। शायद मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। तो यहां से मेरे पास अब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा, दोनों को डिवाइड करूंगा, तो डिवाइड करूंगा, देखो पाई से पाई गया, इस 2 से ये 2 गया, रो से रो गया, टी से इस टी से टी चला गया, ठीक है ना। यहां पे अपने पास आएगा 4r², मतलब 16r² आएगा। आर स्क्वायर से इस r² को मैं उड़ा देता हूं, तो मेरे पास में यहां बचेगा ओनली 4, और यहां पर आएगा 16 और 4 कितना हो गया? 64। ये r² से r² भी चला जाएगा। इसका मतलब अपन लोग बोल सकते हैं आई वाई जो आएगा अपने पास में वो आई एक्स से ज्यादा आएगा। चलो मैं इसको मेंशन ही कर देता हूं, आई एक्स अपॉन आई वाई दिस इज इक्वल्स टू 1/64। तो अपन लोग बोलेंगे आई वाई बराबर 64 टाइम्स ऑफ आई एक्स। तो अपन लोग ये बोल सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन से वाले का ज्यादा है? वाई वाले का ज्यादा है। कौन से वाले की तुलना में? एक्स वाले के। तो ऑप्शन बन जाएगा थर्ड, आई एक्स लेस देन आई वाई। शायद आपको समझ आ गई होगी बात। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन नंबर है 15। चलो
ये शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास का प्रॉब्लम है, ऐसे शिफ्टिंग का सेम सा आएगा उसके साथ ही बताऊंगा ताकि कंसेप्ट आपको बार बार नहीं बदलना पड़े। 15 वाला जो है शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास है, तो कहीं कटिंग वटिंग का एक आधा क्वेश्चन और है अपने आगे, उसके साथ में अपन इसको डिस्कस कर लेंगे, कोई बड़ा काम नहीं है, ठीक है। चलो भाई 16 देखो, वही सेम फ्लाई व्हील आ गया है वापस से, फ्लाई व्हील आ रहा है। A flywheel is rotating at a uniform angular speed of 6 revolutions per second, है ना, 6 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। तो ओमेगा का वैल्यू आ गया 6 इंटू 2 पाई, इसका मतलब हो गया 12 पाई रेडियन पर सेकेंड। इट इज सब्जेक्टेड टू रिटार्डिंग फोर्स टू ब्रिंग इट रेस्ट विद इन 10 सेकेंड्स। व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन इन रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या बताएं इसका यार, 10 सेकंड में रेस्ट पे लिया है तो अल्फा बताना है। अल्फा बराबर क्या होगा, ओमेगा नॉट बाय टी होगा। ओमेगा नॉट बोलो कितना है भाई, ओमेगा नॉट तो आ गया 12 पाई, डिवाइडेड बाय बोलो कितना आएगा 10। तो अपन लोग बोल देंगे, बोलो कितना आ गया 6 पाई अपॉन 5। अच्छा रेस्ट पे ला रहा है तो एक्सेलरेशन है कि रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन है, तो अपन लोग इसका आंसर बोल देंगे माइनस का 6 पाई अपॉन 5। ओके, आधे ही करवा रहा हूं आपको। अब अगले में आप लोग, अब देखो जो वीडियो देखेगा वो चैनल पे जाना, पीडीएफ डाउनलोड करना, ऑल डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट। आप कितना इंटरेस्ट लेते हैं, सिलेक्शन लेना है नहीं लेना है, फॉर्मेलिटी करनी है, अगले एग्जाम में बैठना है, अभी तो केवल एग्जाम पैटर्न देना है, तैयारी बाद में करनी है। सो मैनी रीजंस, इतने भी हो सकते हैं। जिसको भी ये करके अगले क्वेश्चंस करने का बड़ा मन में इंटरेस्ट हो, चैनल पे जाना, डाउनलोड करना, सॉल्व कर लेना। ओके, बाय बाय, टेक केयर। अगले में इसको कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद में अपना टॉपिक में फिर बता के जा रहा हूं, ग्रेविटेशन को इलेक्ट्रोस्टैट के साथ लेंगे, के साथ नहीं लेंगे। तो यहां पर होगा इलास्टिसिटी, फ्लूइड मैकेनिक्स, उसके बाद में हीट का एक साथ, उसके बाद में एसएचएम वेव का एक साथ। तो अपने पास में ये 11th वाला जो पोर्शन होगा आपका, ये इससे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में 12th वाला पोर्शन शुरू कर देंगे। ओके जी, चलो मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।